नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक नियोजन अर्थशास्त्र का एक और टॉपिक लेके आए हैं। तो साथियों, बात करते हैं आर्थिक नियोजन से। आर्थिक नियोजन से भी बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं हमारे परीक्षाओं में। पहला तो यही है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन का इतिहास भी देखेंगे। आर्थिक नियोजन से क्या हिस्ट्री है, क्या क्या प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, सभी पहलुओं पर हम लोग आज बात करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में साथियों? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहते हैं साथियों? इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन होता क्या है साथियों? यदि आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित व नियंत्रित करना क्या कहलाता है साथियों? ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करना ही क्या होता है साथियों? आर्थिक नियोजन होता है। यदि मैं पूछ लूं आर्थिक नियोजन से उद्देश्य क्या है, आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोग बात क्यों करते हैं? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये है कि सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि। यानी आर्थिक जो नियोजन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि करना। यदि मैं इससे बोलूं कि जो आर्थिक नियोजन है इसके परिणाम क्या होते हैं साथियों, यदि इसके परिणाम की बात किया जाए कि आर्थिक नियोजन यदि हम किसी देश में लागू करेंगे तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये मिलेगा कि आर्थिक नियोजन से उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि, एक बात तो हो गई, एक परिणाम तो ये मिलेगा। दूसरा परिणाम क्या मिलेगा कि आर्थिक नियोजन यदि किसी देश में है तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक नियोजन से ही ये संभव है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कहां से होगी? तो आर्थिक नियोजन के कारण ये संभव है। और यदि पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, ये इसके परिणाम है। आर्थिक नियोजन यदि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र से क्या कर रहे हैं, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है या किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उसे प्रतिबंधित करना या नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग। मैं सीधा बोलूं कि यदि पैसों का मैनेजमेंट अगर ठीक तरीके से होगा तो हमें परिणाम क्या क्या मिलेंगे? उस जगह में आर्थिक नियोजन में उत्पादकता वृद्धि होगी। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। पूंजी निर्माण दर में भी क्या होगा? वृद्धि होगा साथियों। यदि हम आर्थिक नियोजन की बात करें कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहां से होती है, सर्वप्रथम किस देश में आर्थिक नियोजन आता है, तो शुरुआत होती है 1928 में। और कहां पे? तो यूएसएसआर, यानी कहां पे? हमारा रूस में। रूस में आर्थिक नियोजन की शुरुआत होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक नियोजन का जनक किसे बोला जाता है, तो जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है। उन्होंने रूस में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1928 में। साथियों, हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा रूस की। रूस शब्द जो आया है, यहां से हम लोग साथियों अर्थशास्त्र के साथ में, अर्थव्यवस्था के साथ में, अर्थशास्त्र के साथ में कुछ स्टैटिक जी को भी हम लोग देखते चलेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसकी भी तैयारी कर पाए। थोड़ा सा हम लोग रूस के बारे में बात कर लेते। पहला तो ये राजधानी इसकी क्या है? तो रूस की राजधानी, रूस की राजधानी है क्या? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। और यदि इसकी मुद्रा पूछी जाए कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल। रूस की मुद्रा क्या है साथियों? रूबल है। और यदि उधर की संसद का नाम पूछ लिया जाए, संसद का नाम, तो डूमा। कौन सी है? तो डूमा है। और यदि वर्तमान राष्ट्रपति की यहां की बात करें, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है रूस के? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है साथियों? व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति हैं। और भी यदि आपको इससे भी बढ़िया पूछा जाता है, तो रूस जो है इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। तो मॉस्को मॉस्को नदी पर, किस नदी के किनारे है जो आपकी राजधानी है? तो मॉस्को नदी पर स्थित है। साथियों, ये बात आपको याद रखना है रूस से, क्योंकि इधर से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। मॉस्को नदी यदि बात किया जाए कि किसकी सहायक नदी है, ये सहायक किसकी है? तो ये सहायक है, वोल्गा नदी की सहायक है। वोल्गा नदी की सहायक नदी, वोल्गा नदी की सहायक नदी है कौन? और ये कहां जाके गिरती है? तो ये बाल्टिक सागर में जाके गिरती है। बाल्टिक सागर में गिरती। कहां गिरती? तो बाल्टिक सागर में ये गिरती है। ये बात याद रखिएगा। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को नदी पर है। और ये कहां, सॉरी, इसमें एक बात याद रखना, ये जो बाल्टिक सागर नहीं है, कैस्पियन सागर है साथियों। ये बात याद रखना, ये कहां गिरती है? तो कैस्पियन सागर। कहां गिरती है? कैस्पियन सागर। यदि आपसे पूछे कि रूस में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत की बात यह है कि ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये बात भी आपको याद रखना। यदि आपसे पूछ ले कि एशिया को और यूरोप से अलग कौन करता है, तो यूराल पर्वत आप क्या करता है? अलग करता है। इधर विश्व की सबसे गहरी झील भी, गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, बेकाल झील। बेकाल झील। और ये कहां है? तो साइबेरिया में। याद रखिएगा। उससे भी बढ़िया प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील कहां है? तो रूस में ही है। कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील ये सबसे बड़ी झील है साथियों। ये बात भी याद रखना। और इधर पे ही एक आपका जलडमरू मध्य है, बहुत प्रसिद्ध है, जो आपका अमेरिका और रूस को अलग करता है। जो कौन है? आपसे याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, जल संधि, ये बात आपको याद रखना। बेरिंग जल संधि ये क्या करता है? रूस और अलास्का को
अलग करता है। ये क्या करता है? बेरिंग जल संधि है, रूस और अलास्का को क्या करता है साथियों? अलग करता है। ये बात आपको याद रखना है। और इससे भी बढ़िया प्रश्न क्या बन सकता है? इसी और इस जगह पे याद रखिएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य भी लिख सकता है। बेरिंग जल डमरू मध्य, ऐसा शब्द इधर पर प्रयोग हो सकता है। संधि मतलब क्या है? ये दो स्थानों को तो अलग करता है, लेकिन दो जल निकायों को ये क्या जोड़ता है? दो जल निकाय को जोड़ता है। तो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ता है। ये बात आपको याद रखना है साथियों। इधर से प्रश्न बन सकता है कि बेरिंग जलडोंगर मध्य किसको जोड़ता है? तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। और किसको अलग करता है? तो रूस और अलास्का को क्या करता है साथियों? अलग करता है। ये बात आपको याद रखना। इधर पे एक जल संधि और है रूस में, जिसे बोला जाता है टार्टर जल संधि। टार्टल जल संधि, टार्टल जल संधि। ये कहाँ है? तो रूस के सखालिन द्वीप पर, सखालिन द्वीप पर। कहाँ है? सखालिन द्वीप पर है साथियों। ये बात आपको याद रखना। इधर कौन सा पर्वत श्रृंखला? यूराल पर्वत श्रेणी है, जो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील, साइबेरिया में रूस के। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर हो गई। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का रूस और अलास्का को अलग करता है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर और चुस्की सागर को क्या करता है साथियों? जोड़ता है। सखालन द्वीप कहाँ है? तो रूस में है। टार्टर जल संधि कहाँ है? ये जल सखालन द्वीप पर ही है। टार्टर जल संधि की बात करें तो किस देश में है? रूस में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? क्षेत्रफल वाला देश ये कौन सा है? रूस ही है साथियों। कौन सा है? रूस है। या मैं बोल दूं कि विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात है। विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो रूस का ही है। याद रखिएगा। कहाँ का है? ये रूस का ही है साथियों। उससे भी बढ़िया प्रश्न ये बनता है कि रूस में एक स्टैचू है, पीटर द ग्रेट स्टैचू। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीटर द ग्रेट स्टैचू कहाँ है? तो रूस में है। और रूस किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित। रूस कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित। ये बात आपको याद रखना। और आप उससे भी बढ़िया याद रखिएगा कि रूस जो है, रूस की सहायता से ही भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो रूस की सहायता से। और रूस की सहायता से ही भारत ने क्या बनाई थी? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल किसकी सहायता से बनाई? तो रूस की सहायता से भारत ने बनाई। ये बात याद रखिएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल एक क्या? सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। एक ऐसी है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और रूस की सहायता से ही यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो जो भारत में मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। भारत में, या लिख सकते हैं भारत में
जो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा वो किसके संविधान से जोड़ा, तो रूस के संविधान से जोड़ा। ये बात आपको याद रखना। ब्रह्मोस मिसाइल किसकी सहायता से बनाई गई, रूस की सहायता से। ब्लाइट इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया, रूस की सहायता से। भारत में मौलिक कर्तव्यों को कहां से जोड़ा गया, रूस की सहायता से ही जोड़ा गया। और उससे भी बढ़िया प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम देश, कृत्रिम, याद रखिएगा भारत में मौलिक कर्तव्यों को कहां से जोड़ा गया साथियों, रूस से जोड़ा गया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व का प्रथम देश कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला, ये बात आपको याद रखना। और यदि आप इसकी बात किया जाए तो भारत में इसकी सहायता से तमिलनाडु कुलम परियोजना, रूस की सहायता से भारत में शुरू हुई। ये बात याद रखना कि रूस की सहायता से जो कुड़नकुलम परियोजना है, वो कुड़नकुलम परियोजना कहाँ है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। कहां पे साथियों, कुड़नकुलम परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये किसकी सहायता से चलाई गई, तो रूस की सहायता से चलाई गई। साथियों ये बात आपको याद रखना है। उससे भी बढ़िया और क्या प्रश्न बन सकता है रूस से, कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक, विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक ट्रांस साइबेरियन, ये बात याद रखना। ये भी आपका रूस से ही गुजरता है। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ये बात आपको याद रखना। ये कहां से होता है, तो ये आपका याद रखिएगा साथियों, रूस से ही गुजरता है। और आपसे उससे भी बढ़िया प्रश्न और क्या बन सकता है, रूस से और प्रश्न बनने के चांसेस क्या रहते हैं, तो याद रखिएगा। इसमें एक आपसे यदि पूछ लिया जाए कि यदि इसकी जो मुद्रा थी तो कौन सी, रूबल थी। इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खूनी क्रांति का संबंध किससे है, तो रूस से है। याद रखिएगा कब हुआ, तो 22 जनवरी 1917 22 जनवरी 1917 को। या मैं बोल दूं आपसे कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है, तो रूस से ही है। कब हुई थी, 1917 में। बोल्शेविक क्रांति, खूनी क्रांति, या मैं बोल दूं कि रूसी क्रांति का संबंध किस देश से है, तो रूस से है। और रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में ही हुई थी। साथियों ये रूस से भी बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि रूस में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है, तो याद रखिएगा ये विनय कुमार है। कौन है साथियों, विनय कुमार है। और एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा कि जो रूस है, भारत और रूस के मध्य सैन्य अभ्यास होता है। सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र सैन्य अभ्यास। कौन है, सैन्य अभ्यास का नाम है क्या, सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र। और ये किसके मध्य होता है, तो भारत और रूस के मध्य। किसके मध्य होता है, भारत और रूस के मध्य होता है। साथियों ये बात याद रखना। तो हम लोगों ने देखा क्या है, एक देश
इसके साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया। साथियों, हम लोग आर्थिक नियोजन में जहां जो देश आएगा, राज्य आएगा, उधर कोशिश यही करेंगे कि स्टैटिक के रूप में उसको पढ़ाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक नियोजन की, तो आर्थिक नियोजन में हम लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, रूस में होती है। कौन करता है? जोसेफ स्टालिन करते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रूस का लौह पुरुष, रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? स्टालिन को कहा जाता है। और रूस का आधुनिक पुरुष भी स्टालिन को कहा जाता है। ये तो था हमारा इतिहास, रूस के साथ में आर्थिक नियोजन को देखा। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत देखते हैं। तो भारत में यही हम लोग क्या करेंगे, इस पर ही मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के बारे में 1934 में बात होती है। और 1934 में कौन करता है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया भारत में आर्थिक नियोजन की बात करते हैं। और इनकी एक पुस्तक आई थी, जिस पुस्तक का नाम था क्या? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक थी एम विश्वेश्वरैया की। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात की। इसी वजह से भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहते हैं? तो एम विश्वेश्वरैया। और एम विश्वेश्वरैया उस समय क्या थे? तो मैसूर के दीवान थे। मैसूर के दीवान हुआ करते थे उस समय। ये बात याद रखना, मैसूर के क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। इन्होंने 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन की बात की। आगे चल के 1938 में आर्थिक नियोजन के बारे में राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन समिति का निर्माण होता है। यानी कब? तो 1938। और साथियों 1938 में इस समय अधिवेशन लग रहा है क्या? हरिपुरा अधिवेशन। ये कौन सा अधिवेशन लगा हुआ है? हरिपुरा अधिवेशन। और ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ये कौन सा अधिवेशन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है। और कौन से क्रम का है साथियों? हरिपुरा में 1938 में लगा है, तो 51वें क्रम का है। और इसकी इस समय अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का। अर्थ अधिवेशन में भारत में शुरुआत होती है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना। यह शुरुआत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। ये बात आपको याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों? तो ये बात भी आपको याद रखना, इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता में क्या बनती है? राष्ट्रीय नियोजन समिति। ये बात आपको याद रखना है साथियों बहुत अच्छे तरीके से। NEC, ये क्या है? NEC नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये बात आपको याद रखना है। इनकी अध्यक्षता में भारत में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं।
इसके बाद भारत में राष्ट्रीय नियोजन को लेकर 1943 में एक योजना और आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं गांधीवादी योजना। क्या कहते हैं? गांधीवादी योजना। ये सब साथियों आर्थिक नियोजन के ही प्रयास के लिए समिति बनाई जा रही है कि हमें आगे चल के भारत में कैसे अपने पैसों को लगाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है। इस सब के लिए हम लोग ये योजना ला रहे हैं, बराबर इन चीजों के लिए बराबर लोग प्रयत्न कर रहे हैं। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना की यदि बात करें तो कौन प्रस्तुत करता है, किसके द्वारा चलाई जाती है? तो वाय श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण के द्वारा क्या लाई जाती है? भारत में गांधीवादी योजना लाई जाती है। इसके बाद भारत में 1944 में आता है क्या? बॉम्बे प्लान। क्या आता है साथियों? बॉम्बे प्लान आता है। कब? ये 1944 में। और इसके प्रमुख होते कौन है? प्रमुख होते हैं इसके साथियों, प्रमुख कौन होते हैं? आरदेशिल दलाल। कौन होते हैं साथियों? आरदेशिल दलाल होते इसके प्रमुख होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपति शामिल हैं। 8 उद्योगपति द्वारा क्या लाया जाता है? भारत में बॉम्बे प्लान लाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं साथियों? आरदेशिल दलाल होते हैं। इसके बाद साथियों 1946 में एक योजना आने वाली है और वो केसी नियोगी लाएंगे। 1946 में कौन सी योजना आने वाली है? 1946 में आने वाली है केसी योजना, केसी नियोगी योजना। कौन सी आने वाली है? केसी नियोगी योजना। ये बात आपको याद रखना, या इसे ही बोला जाता है जन योजना, जन योजना। और ये कौन लाते हैं? तो एम.एन. रॉय लाते हैं, एम.एन. रॉय। और ये कौन कौन लाते हैं? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता, केसी नियोगी की अध्यक्षता में केसी नियोगी योजना आएगी। और जन योजना आएगी तो एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में आएगी। इसके बाद देश में 1950 में एक योजना आने वाली है। 1950 में योजना कौन सी आने वाली है साथियों? 1950 में आने वाली है सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। कौन सी आने वाली है? सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना के प्रमुख कौन होते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। कौन होते हैं? जयप्रकाश नारायण। ये कौन होते हैं? सर्वोदय योजना के प्रमुख होते हैं। कब योजना आती है? तो 1950 में। और 1950 में ही भारत में आर्थिक नियोजन के लिए बनने वाला है क्या? भारत में आर्थिक नियोजन के लिए बनने वाला है क्या? योजना आयोग। योजना आयोग का क्या होता है? 1950 में गठन होता है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। 1950 में क्या होता है? योजना आयोग का गठन होता है। कब? 1950 में। और यदि आपसे पूरा टाइम याद रखने को बोला जाए तो 15 मार्च 1950 को क्या बनता है? योजना आयोग। किसके लिए बनता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए। योजना आयोग का गठन किस लिए होता है? ये भारत में आर्थिक नियोजन के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए। क्योंकि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ही क्या है होता है साथियों? ये सामाजिक विकास करता है, आर्थिक समृद्धि करती है। इस वजह से हमने इतना इतिहास देखा कि साथियों एक एक प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक नियोजन की यदि बात करें तो आर्थिक नियोजन से क्या होगा? यदि आर्थिक नियोजन हम लोग ठीक तरीके से करेंगे, देश में व्यवस्था ठीक तरीके से चलाएंगे, तो हमारे देश में लोगों का कल्याण ज्यादा होगा, लोगों का विकास ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक योजना आयोग का गठन करते हैं। कब करते हैं? तो 1950 में। इसका यदि मुख्यालय की बात किया जाए, मुख्यालय इसका कहाँ रखा जाता है साथियों? इसका मुख्यालय रखा जाता है नई दिल्ली,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है साथियों? नई दिल्ली में होता है। और आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये है योजना तैयार करना, योजना तैयार करना। क्या करना? योजना तैयार करना योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के यदि अध्यक्ष की बात करें तो उस समय कौन होते थे? पदेन प्रधानमंत्री होते थे, पदेन प्रधानमंत्री। अब वर्तमान समय में तो आप इसका परिवर्तन रूप देखते हैं नीति आयोग। योजना आयोग का परिवर्तन रूप ही क्या है? नीति आयोग। यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग के लिए हम लोग लाए क्या है देश में? नीति आयोग लाए हैं साथियों। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था साथियों, तो पदेन प्रधानमंत्री। यदि आपसे पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अंतिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए कि अंतिम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष यदि पूछ लिया जाए तो अंतिम अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। इनके शासनकाल में ही योजना आयोग को क्या किया गया था साथियों? समाप्त किया गया था। एक तो योजनाओं में अध्यक्ष होते थे, दूसरे इसमें कौन होते थे? उपाध्यक्ष। कौन होते थे साथियों? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की यदि बात करें तो ये उच्च कैबिनेट स्तर के मंत्री हुआ करते थे, उच्च कैबिनेट स्तर का कोई व्यक्ति होता था। तो याद रखिएगा इसके प्रथम अध्यक्ष की यदि बात कर लिया जाए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये बात आपको याद रखना है। और अंतिम उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए कि अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष, ये बात आपको याद रखना। तो मोंटेन सिंह आहूवालिया, आहूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो ये बात आपको याद रखना है। ये योजना आयोग था। योजना आयोग के बारे में और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो योजना आयोग और क्या है? इसमें अन्य सदस्य होते थे, अन्य सदस्य। अन्य सदस्य होते थे तो इसमें कितने होते थे? 6 अन्य सदस्य होते थे। इसमें 3 पूर्णकालिक होते थे, 3 पूर्णकालिक और 3 भी क्या होते थे? अंशकालिक। अंशकालिक, ये बात आपको याद रखना योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या करता है? तो ये योजनाओं का तैयार करता है, योजना बनाते, योजनाओं का प्रारूप करता है। और योजना ये कैसे बनाता था? तो ये उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बनाता था, उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर की ओर। यानी इनका मानना यह था कि पहले से हम ऊपर से कोई योजना लाएंगे तो वह नीचे तक पहुंच जाएगी। इस स्तर से लोग काम करते थे। योजना आयोग की बात करें तो इसमें योजना आयोग ने 65 वर्षों तक कार्य किया, 65 वर्षों तक कार्य किया। और इसे समाप्त कब किया गया? यदि आपसे बोल दे तो योजना आयोग को समाप्त किया गया तो 1 दिसंबर 2014। यानी कब किया गया था? 1 दिसंबर 2014 को। और योजना आयोग का परिवर्तन रूप कौन सा है? परिवर्तन रूप, योजना आयोग का परिवर्तन रूप है हमारा नीति आयोग। कौन है? परिवर्तन रूप कौन सा है योजना आयोग का?
नीति आयोग है। ये बात आपको याद रखना। 1950 में हम लोग क्या लाए, योजना आयोग लाए योजना बनाने के लिए। और याद रखिएगा 1952 में एक बात और याद रखिएगा, 1952 में हम लोग एक और लाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हम लोग कब बनाते हैं, तो ये एनडीसी की स्थापना हम लोग करते हैं। एनडीसी का गठन कब करते हैं, 1952 में। और एनडीसी करता क्या है, एनडीसी के काम करता है, ये योजनाओं को लागू कराता है, योजनाओं को लागू कराता है। ये बात आपको याद रखना। और एनडीसी के यदि प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए कि एनडीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। और इस एनडीसी को कहा जाता है, इस एनडीसी को संज्ञा क्या दी जाती है, इस एनडीसी को भारत सरकार का यानी सुपर कैबिनेट, भारत सरकार का सुपर कैबिनेट की संख्या दी जाती थी। यानी जो हमारा एनडीसी था, इससे भारत सरकार के कैबिनेट की संख्या, सुपर कैबिनेट की संख्या दी जाती थी। इसमें सभी राज्यों के प्रमुख प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये बात याद रखिएगा, इसी वजह से इसे कहा जाता है भारत सरकार का सुपर कैबिनेट। ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथियों। तो हम लोग जब योजना आयोग आ जाएगा तो वो क्या करेगा, पंचवर्षीय योजना बनाएगा, और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कौन कराएगा, एनडीसी। तो साथियों हम लोग पढ़ते हैं अब अगले टॉपिक का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारत की पंचवर्षीय योजना को शुरुआत करते हैं, क्योंकि योजना आयोग और एनडीसी ही उसमें क्या करता है, कार्य करते हैं। योजना आयोग योजना बनाएगा और उस योजना को लागू कौन कराएगा साथियों, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद उसे क्या कराएगा, लागू कराएगा। साथियों हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में, साथियों हम लोग एक पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, कल आगे चल के हम लोग और पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन लाएगा, तो ये योजना आयोग लाएगा, एनडीसी उसको लागू कराएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आएगी, तो 1951 से 1956 तक आएगी। यानी 5 वर्ष के लिए जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष के लिए आती है। पंचवर्षीय योजना की श्री गणेश होता है 1951। 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है, इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रपति हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको याद रखना। और आपसे और पूछ लिया जाएगी प्रथम पंचवर्षीय योजना के आयोग के अध्यक्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो ये भी आपको याद रखना कि गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की यदि बात करें तो मॉडल किस पर थी, ये मॉडल या आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। इसी वजह से इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है हेराल्ड डोमर योजना। ये बात याद रखिएगा। और किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या प्राथमिकता रखी गई थी, इसमें प्राथमिकता रखी गई थी कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा। क्या प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो इसका लक्ष्य रखा था, ये जेडीपी का लक्ष्य था, तो वो रखा था इस पंचवर्षीय योजना में 2.1%। तो जो जेडीपी का कितना प्राप्त हुआ था, तो जेडीपी का प्राप्त हुआ था 3.6। कितना प्राप्त हुआ था साथियों, 3.6। यानी इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जब देख रहे हो साथियों 2.1 तो क्या रखा है, इसमें लक्ष्य रखा, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 3.6। इसका परिणाम क्या हुआ था, परिणाम ये निकला था प्रथम पंचवर्षीय सफल योजना। प्रथम पंचवर्षीय सफल योजना थी पहली, जिसमें हमें कितना प्राप्त हुआ था, लगभग 1.5 गुना प्राप्त हुआ था, अधिक। और यदि इसकी बात किया जाए, इसमें राष्ट्रीय आय, इस योजना में राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि कर गई। और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 11% की वृद्धि हुई इस पंचवर्षीय योजना में। पहला काम तो ये हुआ। और जब आप इसकी बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में क्या चलाए जाएंगे, सामुदायिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। सामुदायिक कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाती है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्या हो जाते हैं, भारत में सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत 1956 में। ये बात आपको याद रखना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सामुदायिक कार्यक्रम कब चलाए गए, तो 1956 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, यानी प्राथमिकता दे रखी थी कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा। मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल योजना। इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आपने बहुत सारे कार्य किए। भारत में 5 आईआईटी कॉलेजों की स्थापना। भारत में 5 आईआईटी कॉलेज प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे। प्रथम आईआईटी जो कॉलेज था, प्रथम आईआईटी कॉलेज, तो आईआईटी खड़गपुर।
ये बात याद रखना। भारत का प्रथम आईआईटी कॉलेज कौन है? तो खड़गपुर का है पहला। ये और दूसरा जो कॉलेज था वो आईआईटी मुंबई, आईआईटी बम्बई। और तीसरा जो कॉलेज था आईआईटी मद्रास। और चौथा जो कॉलेज था आईआईटी कानपुर। और पांचवा जो कॉलेज था वो आईआईटी दिल्ली। इन 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और चेन्नई में इसी पंचवर्षीय योजना दौरान चेन्नई में इंटीग्रल फैक्ट्री की शुरुआत हुई। कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये इसके हमने चीजें देखी कि क्या क्या हमें मिला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान और किन कॉलेजों की स्थापना हुई। जो हम लोगों का सबसे मुख्य कारण है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में प्रथम, यानी भारत में शुरू हुआ था क्या? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। की शुरुआत। सबसे मुख्य कारण आपको ये याद रखना, जो सबसे ज्यादा हमने आपका जीडीपी प्राप्त किया था उसका सबसे बड़ी वजह थी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की को संज्ञा क्या दिया जाता? इसे संज्ञा दिया जाता आधुनिक भारत के मंदिर की। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी जाती। इन्हें क्या कहा जाता? आधुनिक भारत के मंदिर। और इसे आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये बात याद रखना। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम जो आपका जो प्रथम नदी घाटी परियोजना थी, इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत प्रथम भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम था साथियों दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है साथियों? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बात आपको याद रखना है साथियों। इससे बढ़िया प्रश्न आपका नहीं बन सकता है। ये भारत की प्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात किया जाए तो ये किन राज्यों में है? तो झारखंड और बंगाल। मुख्यतः देखा जाए तो ये बंगाल। और यदि इस पर बात किया जाए किस पठार के अंतर्गत आती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार। और यदि पूछ लिया जाए ये नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी की बात यह है कि इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक कहा जाता है। और इसी नदी को बंगाल का वरदान भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। दामोदर नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कहाँ है? बंगाल और झारखंड में है। ये बात किस नदी पर है? तो दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पठार। दूसरी पंचवर्षीय है जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी योजना आई थी, और दूसरी कौन सी? हीराकुंड बांध
परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। और ये किस राज्य में है साथियों? तो ये उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पर है? यदि नदी की बात किया जाए तो नदी है इसमें महानदी। किस नदी पर है? महानदी पर है। कौन सी? हीराकुंड बांध परियोजना। और आगे देखते हैं, एक परियोजना आपको और याद रखना, मैक्यूर नदी परियोजना। परियोजना, और ये कहां है साथियों? तो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और किस नदी की यदि बात किया जाए, नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। और आपको याद रखना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्यास नदी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ब्यास नदी परियोजना। और यदि बात करें तो कहां पे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और नदी की बात करें तो इस नदी में यदि बात किया जाए तो कौन सी नदी है? तो ब्यास नदी। और इसी पंचवर्षीय पोंग बांध बना दिया, पोंग बांध। ये बात आपको याद रखना है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हमें क्या मिली? नदी घाटी परियोजनाएं मिली। साथियों, इन सभी प्रश्नों से आपको याद रखना। थोड़ा सा हम एक राज्य की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला राज्य जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, बंगाल। बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल। टाइम देखो कितना हो गया साथियों। तो ये थी बहुउद्देशीय परियोजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें क्या क्या चीजें देखने मिली, इन सभी पर आधारित हमने प्रश्न देखे और इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। कल पंचवर्षीय योजना से बंगाल को कवर करेंगे, क्योंकि साथियों जो भी देश आएगा या राज्य आएगा, हम लोग स्टैटिक की तरह इसको पढ़ते चलेंगे। साथियों, कल के टॉपिक में हम लोग पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल, फिर पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों, आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।